फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने रवांडा में जा करके वहां पर हुए दुनिया की सबसे बड़े जिनोसाइड यानी कि नरसंहार के लिए माफी मांगी है और अपने आप को यानी कि फ्रांस को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। और उन्होंने कहा है कि अगर फ्रांस चाहता तो इस नरसंहार को रोक सकता था या फिर इतने बड़े लेवल पर होने से बचा सकता था। क्या था फ्रांस का रोल इस नरसंहार में, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा रवांडा नरसंहार हुआ क्यों था, किन के बीच हुआ था, क्या किसी दूसरी कंट्रीज भी इसमें शामिल थी, क्या कुछ था, रवांडा की लोकेशन क्या है, अभी के टाइम पे वहां पे प्रेसिडेंट कौन है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज, ट्विटर एंड वीडियो की लिंक और पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों बता दूं कि रवांडा जो कि अफ्रीकन कंट्री में का अफ्रीका अफ्रीका महादेश का एक कंट्री है। अगर आप अफ्रीका की बात करें तो इसे अंध महादेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत टाइम तक यूरोपियन जो कंट्री थे उनके द्वारा यहाँ पर किसी कोई भी उपनिवेश बनाया नहीं गया था, क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ पर वैसा कुछ भी खास नहीं है जिसके लिए यहाँ पर, या फिर कोई भी रिसोर्सेज नहीं है जिसके लिए वहां पर जाना चाहिए। जैसे कि इंडिया जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, वैसे ही बहुत ज्यादा टाइम होने के बाद यहाँ पर उपनिवेश की जो परंपरा थी वो शुरू हुई थी, इसलिए इसे अंध महादेश भी कहा जाता है। इस अंध महादेश में अगर आप रवांडा को ढूंढना चाहेंगे तो शायद ही आप इसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कंट्री नहीं है, छोटे मोटे कंट्री हैं। उनमें जो बड़े कंट्रीज हैं जैसे कि अल्जीरिया, लीबिया, चाड, सूडान, आप इसमें देखोगे तो शायद रवांडा कहीं आपको मिलेगा नहीं। तो आप बताएंगे कि फिर रवांडा है कहाँ। रवांडा को ढूंढने के लिए इस मैप को थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। अगर आप इसे जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये है रवांडा, जिसकी लोकेशन में भी इंडिया की गोवा जितना भी नहीं है। इतने छोटे से देश में इतना बड़ा तबाही मचना एक बहुत ही बड़ा मैसेकर कहा जाएगा। डेफिनेटली ये काउंटिंग में भी बहुत ही बड़ा था। आपको ये वीडियो के लास्ट तक सब कुछ पता चल जाएगा, इसलिए इसे जरूर देखना। आपको बता दूं कि रवांडा जिसकी कैपिटल किगाली है, और अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, किगाली समझौता क्या था। अगर आपको किगाली समझौता के बारे में पता है तो डेफिनेटली इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि किगाली समझौता क्या था। एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, आप उसके टॉपिक मुझे बता सकते हैं और चेकआउट कर सकते हो कि डेफिनेटली आपको आ भी रहा है या नहीं। चलो देखते हैं कि किगाली में जो कि अभी अपने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन गए हुए थे, वहां पर जाकर उन्होंने माफी मांगी थी। इसीलिए ये पूरा का पूरा जो सीन है, पूरा का पूरा जो जिनोसाइड जो 1994 में हुआ था, इसको रिवाइव करा गया और इसलिए ये पूरा का पूरा न्यूज में बना हुआ है। माफी मांगना एक अच्छी बात होती है। वो कहते हैं कि क्षमस्व सोबते उसको जिसके पास गरल है, क्षमस्व सोबते उसको जिसके पास गरल है, उसका क्या जो बीसहीन भूजहीन सरल है। यानी कि क्षमा वही मांग सकता है या फिर क्षमा वही दे सकता है जो पावरफुल है। तो यहाँ पर फाइनली जो रवांडा है और जो फ्रांस है, इन दोनों के बीच में जो ये नेगोशिएशन हुआ है ये काफी ही बड़े लेवल पे देखा जा रहा है और एक अच्छी बात मानी जा रही है फ्रांस के लिए कि चलो इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मानी कम से कम, और अपने आप को दोषी कम से कम बताया कि हमारी वजह से ऐसा कुछ हो पाया है और हम चाहते तो शायद ऐसा नहीं हो पाता, हम रोक सकते हैं, इसके लिए उसे गिल्टी फील हो रहा है। तो इतना होना भी एक बहुत ही बड़ी बात होती है। किगाली में इमानुअल मैक्रोन गए हुए थे, वहां पर एक सेरेमनी हुई, वहां पर जो भी उनका यहाँ पर जो भी उनका पार्टिसिपेशन था उसमें इन्होंने अपनी बातों को रखा और साथ में वहां पर बने हुए न्यामाता जिनोसाइड मेमोरियल में गए, जहां की आप अगर सीन देखोगे तो आप
को भी लगेगा कि क्या दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं भी होती हैं। अगर आप किगाली और यहाँ पर जो जीनोसाइड हुआ था उसके बारे में आप अगर जानोगे तो आपको लगेगा कि क्या कुछ इंसान ऐसा कर सकता है। आप यहाँ पे फोटो देखोगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्ग, किसी को भी नहीं छोड़ा गया था। हर एक को मारा गया था खत्म करने के लिए कि वहां पर अब एक भी व्यक्ति नहीं बचना चाहिए। आप देख सकते हैं कि वहां पे बने म्यूजियम में जो भी वहां के लोग मारे गए थे उन सब के स्कल यहाँ पे रखे गए हैं, उनकी हड्डियां रखी गई हैं और आज तक इनको प्रिजर्व किया जाता है उनके याद में। इतने बड़े लेवल पर मैसेकर हुआ था जिसमें दया नाम की कोई चीज नहीं थी, इंसानियत नहीं थी, बस एक जुनून था कि एक समुदाय दूसरे समुदाय को खत्म कर रहा था। रवांडा के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ की जो मेजॉरिटी पर्सन है उसमें 3 जातियां हैं। हालांकि कुल 3 जातियां हैं, 3 समुदाय हैं। एक है तुत्सी, दूसरा है हुतू और तीसरी है त्वा। अगर हम रवांडा में देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो इनकी संख्या है वो है हुतू, उसके बाद है तुत्सी और लगभग 1% है त्वा। हुती जो समुदाय है उनकी जो संख्या है 84% है। वहीं तुत्सी समुदाय के लोग यहाँ पर 15% है। लेकिन 15% होने के बावजूद यहाँ पर जो ज्यादातर जो समय शासन जो रहा था रवांडा में वो तुत्सी समुदाय का ही रहा था। यही राजतंत्र में थे, यही वहां के प्रेसिडेंट बनते थे, जितना भी राजशाही हुआ करता था उन सब में ज्यादातर जो पार्टिसिपेशन था वो तुत्सी समुदाय का हुआ करता था। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल था, हुती 85% लगभग थे, तो इनका शासन क्यों नहीं था वहां पे। एक्चुअली आपको बता दूं कि जो रवांडा है, रवांडा की जो लोकेशन है वहां पर बेल्जियम का एक उपनिवेश था। ये बेल्जियम यहाँ पे शासन करता था और आपको देख ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रवांडा के वेस्ट में कॉन्गो है, नॉर्थ में युगांडा, इसके ईस्ट में तंजानिया और साउथ में बुरुंडी। इन सभी देशों के नाम आपको पता होना चाहिए, इनका रोल काफी था, खासकर युगांडा का रोल यहाँ पे बहुत ही बड़ा था। तो उसके रोल के बारे में भी हम बताएंगे, फ्रांस का भी रोल बताएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो रवांडा था वो बेल्जियम का उपनिवेश था। बेल्जियम का उपनिवेश था और बेल्जियम जो था वो तुत्सी समुदाय को सपोर्ट करता था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शासन था वो तुत्सी समुदाय का ज्यादा था। ज्यादातर टाइम उन्होंने ही यहाँ पर शासन किया था। लेकिन लेकिन 1959 तक आते आते यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जो हुती समुदाय थे वो डोमिनेट करने लगे थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि बेल्जियम ने यहाँ पर बेल्जियम ने, अगर रुगांडा में बात करें तो वहां पर जो तुत्सी समुदाय थी, जो हुदू समुदाय थी, इनके लिए एक आइडेंटिटी कार्ड जारी किया था। मैं आपको पूरी टाइमलाइन यहाँ पे दिखाता हूँ। इस टाइमलाइन में आप देखेंगे कि देखिए सबसे पहले क्या था कि 1916 में बेल्जियम ने अपना यहाँ पे कॉलोनी बनाई थी रवांडा में। उसके बाद 1993 में बेल्जियम ने यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड जारी किया था। उस आइडेंटिटी कार्ड में जो जिस समुदाय से बिलोंग करता था उसका वहां पे टैग लगा होता था। यानी कि अगर कोई पर्सन तुत्सी का है तो उसमें तुत्सी, हुतू का है तो हुतू, त्वा और जितने दूसरे चीज लोग थे उनके ऊपर भी। इसके बाद यहाँ पर 1959 में हुतू जो रेबेलियन थे वो तुत्सी समुदाय के अगेंस्ट में, तुत्सी और बेल्जियम के अगेंस्ट में आ गए थे। ऐसा इसलिए कि अब उनको लगने लगा था कि हमारी जो जनसंख्या है वो 85% है और हमें डोमिनेंसी मिलनी चाहिए, हमारा राजतंत्र होना चाहिए, हमें भी शासन में होना चाहिए। तो फाइनली अब जो हुतू थे वो पूरी तरीके से तुत्सी और बेल्जियम के खिलाफ हो गए थे। यहाँ पे एक रबल स्टार्ट हो गया था जिसकी वजह से जो तुत्सी मोनार्की थी वो अब खत्म हो गई थी। यहाँ पर तुत्सी क्योंकि संख्या में भी कम थे और जिसकी वजह से वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि यहाँ पर इनकी इनकी इनके साथ बहुत ही बड़ा मैसेकर नहीं हुआ था 1961 में, लेकिन जो तुत्सी थे वो जानते थे कि हुतू जो है वो जनसंख्या में ज्यादा है, जिसकी वजह से इनको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। इसलिए यहाँ से हुतुओं का पलायन शुरू हो गया। अगर आप पलायन की बात करें तो पलायन इस तरीके से शुरू हुआ था कि लोग
इस तरीके से एकदम जैसे लगता है कि जानवर जो भेड़ बकरियां लाइन में चलती हैं, इस तरीके से यहाँ पर लोगों का पलायन हुआ था और ये सभी लोग युगांडा चले गए थे। जितने भी तुत्सी समुदाय के लोग थे, आप अगर आप देखो कि अभी के टाइम पर जो रवांडा है, वहां की जो टोटल पॉपुलेशन है लगभग 125 करोड़ है। तो आज से लगभग 70 साल पहले की बात की जाती हो तो मे बी वहां पर 1 करोड़ जनसंख्या होगी और 1 करोड़ की जनसंख्या में से 85% थी हुतू समुदाय। दैट मीन्स कि 85 लाख हुती होंगे और बचे 15 लाख तुत्सी समुदाय के लोग होंगे और ये 15 लाख लोग यहाँ से पलायन करने लगे। पलायन करके ये चले गए रवांडा। रवांडा में यहाँ पर रवांडा बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन उस सॉरी युगांडा चले गए थे 1961 में। लेकिन 1962 में जब बेल्जियम का उपनिवेश यहाँ से खत्म हुआ तो रवांडा एक इंडिपेंडेंट नेशन बना और इंडिपेंडेंट नेशन होने के बाद यहाँ पर जो हुतू समुदाय थी उनका शासन हुआ, उनका प्रेसिडेंट बना। 1990 में रवांडा पैट्रियटिक फ्रंट जो था, जो कि तुत्सी जो समुदाय थे जो बेल्जियम में भाग गए थे, उन्होंने यहाँ पर अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम था द रवांडा पैट्रियटिक फ्रंट। रवांडा पैट्रियटिक फ्रंट ने दोबारा रवांडा के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने के लिए सोचा और सोचा कि जिस तरीके से उनका पहले शासन था वो दोबारा से रवांडा में अपना शासन स्थापित कर लेंगे। इसके लिए वहां पर सिविल वॉर शुरू हो गया। हुतू जो कि ऑलरेडी 1962 से शासन में थे, अब 90 में दोबारा से उनके बीच में हुतू और तुत्सियों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था और तुत्सी डोमिनेंसी लेना चाहते थे। ऐसे में हुआ क्या कि अप्रैल 6 1994 को वहां पे एक प्लेन क्रैश हुआ। मे भी ऐसा कहा जाता था कि उसके ऊपर गोली चली थी या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो प्लेन क्रैश कर गया था। और इस क्रैश में और ये जो रवांडा में जो नरसंहार हुआ था ये इस प्लेन क्रैश को लेकर ही था। अब क्या था इस प्लेन में जिसकी वजह से इस प्लेन के क्रैश होने के बावजूद, सिर्फ क्रैश होने की वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा जिनोसाइड होने लगा था। तो आपको बता दूं कि इस प्लेन में बैठे थे वहां के प्रेसिडेंट। रवांडा के प्रेसिडेंट जो कि हुदू समुदाय से बिलोंग करते थे, वो यहाँ पे बैठे हुए थे इस प्लेन में और जितने भी उनके क्रू मेंबर्स थे, जितने भी उनकी टीम थी, यहाँ पर सबकी डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद दोनों ही हुतू और तुत्सी समुदाय एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट कुछ इस तरह बढ़ गया कि यहाँ पर 1994 में एक बहुत ही बड़ा मैसेकर हुआ। ये मैसेकर में इतने लोग मारे गए, तुत्सी जो समुदाय थे उसके लगभग 8 लाख लोग मारे गए। आप समझ सकते हो कि तुत्सी जो कुल जनसंख्या उनकी 15 लाख थी, उसमें से 8 लोग मारे गए, 8 लाख लोग मार दिए गए। कुछ कुछ राइटर्स का ये भी कहना है कि वहां पर लगभग 10 लाख लोगों को मार दिया गया था। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो हुतियों ने तुत्सी को पूरी तरीके से खत्म करने की सोच ली थी और पूरी तरीके से उनको वहां से मिटाने की कोशिश की थी। और आप देख सकते हैं कि अगर 8 लाख लोगों को ही मारा गया होगा तो लगभग 75% जो तुत्सी पॉपुलेशन थी रवांडा में वो खत्म हो चुकी थी। तो ऐसे में ये जुलाई 4 1994 को 6 1994 को शुरू हुआ कॉन्फ्लिक्ट 4 जुलाई 1994 को खत्म हुआ था और इन 100 दिनों में लगभग 8 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। इस तरीके से ये पूरी की पूरी स्टोरी में आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से इतना बड़ा नरसंहार हुआ और लोगों की जान ले ली गई। इसमें एक पक्ष यहाँ ये भी टाइमलाइन दिखाया जाता है कि अप्रैल 6 को जब प्लेन क्रैश हुआ था तो उसके बाद 7 अप्रैल से ही वहां पर जो रोड ब्लॉक्स थे, हुती जो समुदाय थे वो मारना काटना शुरू कर दिए थे। 19 अप्रैल को हुआ था क्या कि ह्यूमन राइट वॉच क्लेम। एक्चुअली यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप पूछ भी सकते हो कि यहाँ पर यूएन क्या कर रहा था या फिर अमेरिका क्या कर रहा था जब इतना बड़ा नरसंहार हो रहा था।
तो ये लोग कहाँ थे? इन्होंने इसे खत्म कराने की कोशिश नहीं की, या फिर फ्रांस ने यहाँ पर क्या कुछ रोल प्ले किया था? फ्रांस की बात यहाँ पे आई ही नहीं है, फ्रांस का रोल ही नहीं आया यहाँ पर। तो फ्रांस ने आखिर किया क्या था? एक्चुअली यहाँ पर क्या था कि जो ह्यूमन राइट कमीशन था या फिर जो यूएन था, उसने अपनी सेना को वापस बुला लिया था 21 अप्रैल 1994 को। ऐसा उसने किया क्यों था? क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि यूएन उसी की बात वहीं अपना टांग अड़ाता है जहाँ पर अमेरिका बोलता है, और अमेरिका का यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि अमेरिका इंटरेस्ट वहीं लेता है जहाँ पर उसका फायदा होता है। इसीलिए अमेरिका ने गल्फ कंट्रीज को बर्बाद करके रख दिया, इराक, सीरिया, क्योंकि वहां पर उसे मिलने वाला है तेल। तो जहां पर उसका अपना प्रॉफिट होता है, सिर्फ वहीं पर वो काम करता है। अमेरिका ने अपनी सेना बुला ली थी, यूएन ने अपनी सेना बुला ली थी, यहाँ पर इस जिनोसाइड को रोकने के लिए कोई भी नहीं था। अप्रैल 28 1994 को ऑक्जम ने यहाँ पर 5 लाख लोगों को काउंट किया था। इसके अलावा ये काउंटिंग बढ़ती गई और जुलाई 1994 तक 8 लाख लोग मारे गए थे। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं था जो इनको बचा सके। एक्चुअली कहानी कुछ इतनी विदारक थी, आप देख सकते हैं कि लोगों को किस तरीके से मारा गया, दफनाया गया, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें बिछी हुई थी, खोपड़ियां बिछी हुई थी। महिलाएं जिनको मतलब कुछ इस तरीके से जो हुत्सी से वो तुत्सी से इतना ज्यादा विरोध करने लगे थे कि पहले के टाइम पे जिन हुतियों का तुत्सी के साथ शादी हुआ था, जिनका अपना रिलेशन था, वो भी अपने वाइफ को, अपने जो भी तुत्सी के साथ जो भी रिलेशन था, उनको हुतियों ने मार दिया था। इतना बड़ा हेट एक तरीके से हो गया था लोगों के बीच में कि हुत्सी जो थे वो तुत्सी को देखना ही नहीं चाहते थे, और जहां कहीं भी कोई दिखता था तो उन्हें मार दिया जाता था। कोई बच्चा हो या फिर महिला हो, महिलाओं के साथ यहाँ तक कि यहाँ पे रेप घटनाएं भी बहुत ही ज्यादा घटी थी। उनको एक तरीके से स्लेव बनाया गया था, स्लेव रख करके उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार यहाँ पर किया गया था। तो ये का पूरा आपका एक तरीके से आप देख सकते हो कि रवांडा में किस तरीके से नरसंहार हुआ था। अब आपको जानना चाहिए कि फ्रांस का यहाँ पर क्या रोल था, फ्रांस एक्चुअली यहाँ पर क्या कर रहा था। दरअसल आपको पता होना चाहिए कि रवांडा में लंबे समय तक फ्रांस का भी उपनिवेश रहा था। जब हूती समुदाय यहाँ पर थी, तो हूती समुदाय एक्चुअली बेल्जियम का जब शासन था, तो बेल्जियम जो था वो तुत्सियों को सपोर्ट करता था। लेकिन 1961 में जब बेल्जियम और तुत्सी वहां से चले गए थे, तो वहां पर फ्रांस का समर्थन प्राप्त था हूतियों को। अब जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1994 में, तो हूती समुदाय को जितने भी असलाह, जितने भी गन या फिर इस तरीके की चीजें जिनसे वॉर किया जा सकता था, वो सभी के सभी प्रोवाइड कराने वाला फ्रांस ही था। फ्रांस ने हूतियों को समर्थन किया था, और फ्रांस के राष्ट्रपति की मौत के बाद हूती सरकार के आदेश पर अपनी सेना को भी फ्रांस ने भेजा था। तो इस तरीके से फ्रांस एक तरीके से हूतियों के साथ में था, और इसलिए अभी फ्रांस को गिल्टी फील हो रहा है कि अगर मैं हूतियों का साथ नहीं देता, मैं उन्हें इस तरीके से आर्म्स प्रोवाइड नहीं करता, तो शायद ये मैसेकर इतना बड़ा नहीं होता। फाइनली हम जानते हैं कि ये नरसंहार खत्म कैसे हुआ। एक्चुअली खत्म करने में युगांडा का सबसे बड़ा रोल था। शायद ये पड़ोसी देश इतना अच्छा काम कर गया कि जो भी बचे खुचे जो तुत्सी थे, वो अब सही से रहने लगे थे। युगांडा ने 1994 में इस नरसंहार को देखते हुए अपनी सेना को वहां पे रवांडा में भेजा, और जो वहां की राजधानी थी किगाली, उसके ऊपर कब्जा किया, और फाइनली इस मैसेकर को खत्म किया। लेकिन आप सोचेंगे कि अभी के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है पॉल कगामे, ये कौन है, ये किस समुदाय से बिलोंग करते हैं? तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो पॉल कगामे हैं वो तुत्सी समुदाय से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, तुत्सी समुदाय से। वही तुत्सी समुदाय जिनकी जनसंख्या 15% थी ओवरऑल, और उसमें से भी 8 लाख लोगों को मार दिया गया था, तो सिर्फ और सिर्फ कुछ परसेंट लोग ही वहां पे बचे थे। तो दोबारा से तुत्सियों का शासन कैसे हुआ यहाँ पर?
तो यहाँ पर जैसे ही युगांडा ने अपना वहां पर किगाली को आधिपत्य जमाया और जीनोसाइड को खत्म किया, तो यहाँ पर तुत्सियों ने कहा कि हमारे अंदर बदले की भावना नहीं है, हम बदला नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही समुदायों का लॉस होगा। रवांडा ने बहुत ही बड़ा मैसेकर देखा है, बहुत ही बड़ी निर्मम हत्याएं की हैं। इस चीज को खत्म करना होगा और आपसी सहयोग से अब यहाँ पर रवांडा में हुती और तुत्सी समुदाय दोनों साथ में रहते हैं। एक और काम किया गया था यहाँ पर पॉल कगामे के द्वारा, जब ये प्रेसिडेंट बने थे 1994 में, उसके पहले ही यहाँ पर बेल्जियम द्वारा जो जारी किया गया था आई कार्ड, जिसपे हुती के लिए हुती और तुत्सियों के लिए तुत्सी लिख करके रखा हुआ था, उसको खत्म करा दिया। और फाइनली ये डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पर अब ना तो कोई हुती है और ना ही कोई तुत्सी है। तो अब जब आइडेंटिटी ही खत्म हो गई थी तो कोई किसी को पहचान ही नहीं सकता था, क्योंकि शकल से कोई नहीं बता सकता था कि तुत्सी कौन है, हुती कौन है। उनकी आइडेंटिटी ही थी जो कि बेल्जियम द्वारा की गई थी और इसकी वजह से नरसंहार हुआ था। तो पॉल कगामे का यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रोल था। फिलहाल कगामे वहां के प्रेसिडेंट है और 1994 से आज तक कंटिन्यू वहां के प्रेसिडेंट है। जब यहाँ पर तुत्सी समुदाय ही काफी माइनॉरिटी है, एक तरीके से देखा जाए तो हुती मेजोरिटी में है, फिर भी यहाँ के प्रेसिडेंट पॉल कगामे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। इस तरीके से कहा जा सकता है कि तुत्सी वहां की शासन में थे और आज भी हैं और शायद आगे भी रहेंगे। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है यहाँ पर तुत्सियों की और हुतियों की, और इतने बड़े नरसंहार जो हुआ था, इसका एक बड़ा जो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ रहा है फ्रांस, इसके लिए भी हमें तारीफ करनी चाहिए और क्षमा मांग लेना भी एक बहुत ही अच्छी बात होती है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके जितने जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो करंट इश्यूज होते हैं, जो दुनिया में घटनाएं घटती हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब यहाँ पे आते हैं। अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। और आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि किगाली समझौता किस टॉपिक को लेकर के था, तो उसका कमेंट जरूर आप मुझे कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।